तो दोस्तों सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नया साल भी धूमधाम से मनाए होंगे और इन्जॉय भी किए होंगे, पिकनिक भी मनाए होंगे, किसी किसी से मिले भी होंगे। ठीक है, जो आप लोग के फ्रेंड होंगी या होंगे तो ये हम लोग चलिए उस पर बात करेंगे। और सभी लोग को मालूम है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है ये 20 फरवरी 2025 में होने वाले हैं। 1673 पोस्टों को लेकर दोस्तों 8 लाख फॉर्म गिरे हैं इसमें। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड जो होंगे वो मतलब 10 से 15 फरवरी से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अभी हालांकि नोटिस नहीं आया है लेकिन जल्द नोटिस आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने आयोग जो है सिविल कोर्ट उसने मेंशन भी किया है कि फरवरी में परीक्षा होगा, मैट्रिक इंटर का परीक्षा हो जाएगा। तो ठीक, तो चलिए हम लोग ये सब सेशन कर चुके हैं, आगे देखते हैं। ये सब मैं करवा दिया हूँ PDF, ये PDF टेलीग्राम पर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रश्न हैं जो छूट गए, इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के हैं। 2 अंकों की संख्याओं के योग पूछ रहा है। 2 अंकों की संख्याओं का योग, एगो संख्या मान लीजिए x और y, जैसे पूछ रहा है प्रश्न में वैसे करेंगे। योग कितना है, एगो संख्या x हो गया, एगो y। तो ये पूछ रहा है कि योग जो है, एक मेरे मित्र थे उनका कॉल आ गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें योग पूछ रहा है तो संख्याओं का योग मैंने अभी बताया कि x प्लस जो y है वो आपका 5 हो गया। ठीक, संख्या के अकॉर्डिंग पूछा है इसलिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपसे पूछा है कि योग इतना है। यदि ये 10वां क्लास में एगो पढ़ते थे ऐसे, जैसे इस तरह का सवाल देता था 10y प्लस ax या 10x, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो प्रश्न के यदि बोल रहे यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो पहले ही मैंने बोल दिया था कि एगो संख्या x y एगो y मान लिए हैं अब। ठीक है, ये y है, उलट दिया जाता है तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल में चूँकि पहले हम वास्तविक संख्या एक्स वाई माने हैं तो सिंपल हमें एगो हो जाएगा मेरा कितना, एगो वास्तविक संख्या 10y प्लस x। ठीक, ये हो गया। अब बोल रहा है अंक उलटने पर, तो अंक उलटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो गया 10x प्लस y हो गया। अब प्रश्न से चलिए, तो प्रश्न से आप जब दोनों को बराबर कीजिएगा, ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिएगा, चाहे इधर साइड में लिखते हैं, इतना बराबर कीजिएगा। तो ये जैसे लिखिएगा यहाँ 10y, ठीक है, 10y प्लस x बराबर 10x प्लस y है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बढ़ाने पर नई संख्या, तो ये नई संख्या है हमारा, इसमें क्या कर दिए हम, एक जोड़ दिए। ठीक है, एक जोड़ दिए। अब इसमें बोल रहा है प्रश्न से कि बढ़ाने पर 3 गुना के बराबर, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। इसमें यहाँ पे 3 से साफ साफ लिख देते हैं, रुकिए, यहाँ पर आपका 10y हो गया। ठीक है, 10y प्लस x, इसको घेर देते हैं। अब बराबर नई संख्या हमारा 10x प्लस वाई प्लस नई संख्या में एक बढ़ाने पर, इतना हो गया। अब चूंकि 3 गुना बोल रहे हैं, 3 गुना के बराबर होती है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7x माइनस 29y बराबर -1 आएगा, इतना सॉल्यूशन करेंगे। और आपको मालूम है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक, और इसको समीकरण से लेकर चलेंगे तो आपका मान निकल जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ये आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 रुपये में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ, कितना लाभ प्राप्त हुआ।
तो देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे मूलधन आप 100 भी मान सकते हैं या x भी मानकर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एगो दोस्तों ट्रिक बताते हैं विक्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका, विक्रय मूल्य निकालने का एगो ट्रिक बताते हैं जो आपने मूलधन माना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा मूलधन गुने एगो दिया है 25% और एगो 12%, तो दो बार लिखेंगे। 125 को हम 125/100 लिख सकते हैं, और फिर एगो पर कितना दिया है 12% छूट, यानी गुना वो जो यहाँ पर है ये वाला, ये गुना, ठीक है। तो 12% छूट का मतलब घटा देंगे 100 में से, तो हमारा 88/100 आ जाएगा। इसको सोल्यूशन कर कर मान निकालिएगा आप, तब का मान आ जाएगा। x माने हैं तो x का मान कितना आएगा, चूँकि इसमें आ जाएगा आप 11/10x, ये रुपया आ गया, ठीक है। अब प्रश्न से आपको मालूम है कि 2700 रुपया में उसे बेचना है, तो इसको बराबर कर देंगे 2750 का, तो आपका x का मान नहीं निकल जाएगा 2500 रुपया। तो ही आपका राइट आंसर एन में जो दिया हुआ है सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है, आगे पूछा है दोस्तों कि राम ए पर है, श्याम बी पर है, वे एक साथ दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल निकालना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न का देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। एगो ट्रिक होता है S1/S2, इस तरह का जब भी सवाल आएगा, ठीक है, 2 घंटे 2 गो समय रहेगा, 2 गो जब भी समय रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है √अंडर, इसको T2/T1 बोलते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, एगो का मान दिया है 8, एगो का मान 2, तो 4 हो जाएगा, यानी √4, ठीक है। अब √4 का मान निकालिएगा, चूँकि बराबर में यहाँ भी लिखना होता है, जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा था S1/S2 का मान आ गया आपका √4, ठीक। आपको मालूम है कि S1 का मान कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 40/S2 बराबर √4। वैल्यू निकालिए S2 का मान, तो S2 का मान आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि पहली 4 संख्याओं का औसत, ठीक है। पूछा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 3 गुना, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना होगा, ठीक है। मानिएगा कि माना कि 5वीं संख्या x है, ठीक है, 5वीं संख्या मान लिया x, ठीक। और पहली 4 संख्या का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 3x, प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 3 गुना है, ठीक है। तो हम इतना कर लिए। अब प्रश्न से सजाइए, हम प्रश्न से चलेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से सजाइएगा तो आप ऐसे लिखेंगे ना 3x गुने 4 + x बराबर कितना मान प्राप्त हो रहा है औसत 85.8। अब 5वां औसत पूछ रहा है तो गुने 5। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा, x का मान यहाँ 33 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिएगा 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या इस तरह आपका राइट आंसर 33 दिया हुआ है। तो C4 चाचा मेरे विधायक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई, और 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल में ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य है, जो खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य। तो रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेचे, यानी
एक वस्तु का क्या निकालेंगे आप, क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो जितना दिया होता रहो उससे हम वस्तु से भाग दे देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा एगो वस्तु का, ठीक है। और ऊपर से बोल रहा है कि 10% की हानि हुई, 10% की हानि, तो 100 बटा क्रय मूल्य हमेशा 100 पर ही निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको निकालेंगे तो आपका मान 50 रुपये, यानी एक वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य है वो 50 रुपये आ गया। तो वस्तु का, एक वस्तु का क्या करेंगे, एक वस्तु का आप एथी निकाल लीजिए विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप निकालेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है 12% की लाभ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 अगुने 50 पर ही निकालेंगे, 112 बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान 56 रुपया आ जाएगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य देखिए यहाँ लिख देते हैं हिसाब से, यानी SP 56 रुपया और CP 50 रुपया। तो आपको मालूम है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ 6 रुपया का हो रहा है, ठीक है। तो वस्तुओं की क्या पूछ रहा है कि कितनी वस्तुओं को बेचनी चाहिए। तो हमारे पास जो वस्तु है कितना, उसे 2016 जो इतना रुपया है उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो इसे बेचने के लिए 2016 बटा 56 कर देंगे, ठीक है। जो विक्रय मूल्य है इसे भाग दे देंगे तो 36 बार में कट जाएगा, D4 डेंजरस, ठीक है। तो 36 राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, देखिए फिर से समझाते हैं। बोल रहा है रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची, ठीक है। चूँकि 48 वस्तु है तो एक वस्तु आप निकालेंगे तो 2160 बटा 48 हो जाएगा। तो एक वस्तु का मान आपका 50 रुपया होगा, निकालेंगे काटने के बाद निकल जाएगा, ठीक है। तो एक वस्तु का 50 रुपया निकल गया। अब बोल रहे हैं कि 10% की हानि होती है इसी में, ठीक है। तो और दूसरे तरीके से बोले, यानी 2160 बटा 48 अगुने 10% की हानि होती है तो 100 पर कितना 10%, तो 100 में से 10 गया तो 90, तो आपको क्रय मूल्य 50 आ गया, ठीक। अब इसी तरह हम निकालेंगे किसका, विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक वस्तु का ही क्या है, क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का हम विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। तो हमारा 50 है तो हम 50 के साथ ही ना निकालेंगे, इसी क्रय मूल्य के साथ निकालेंगे ना। तो हम 50 के साथ निकालेंगे दोस्तों, तो 50 हमारा 12% का लाभ बोल रहा है, तो 112 पर निकालेंगे तो हमारा इसको काटेंगे तो 56 रुपया आ गया, ठीक। 2016 रुपया में उसे बोल रहा है कि कितनी वस्तुओं को बेचना होगा, तो 2016 में हम 56 से भाग दे देंगे, ये जो विक्रय मूल्य आया है मान निकल जाएगा आपका 36। अब ये तो सिंपल है दोस्तों। यदि 85 सेंटीमीटर और 153 के मौसम को 85 से 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान आपको बताना है। तो x का मान बताना है तो इसमें सबसे पहले 85 और 153 का मौसम निकाल लीजिए। तो इसका मौसम निकालेंगे तो भाई 17 पंजे 85, 17 नामा 153, तो ठीक है कितना हो जाएगा, तो 17 से कट रहा है इसलिए आपका राइट थी मौसम, सॉरी मौसम निकल गया, ठीक है। मौसम आपका निकल गया दोस्तों 17। और प्रश्न के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 85 सेंटीमीटर 85x और का मतलब बोल रहा है इसमें ये जो साइन दिया है मतलब माइनस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मिलाकर चलेंगे 85 और 153 बराबर 17। इसको चूँकि बोल रहा है कि तो x मान कर ज्ञात करना है, पहले ही यहाँ पर बोला x मान कर, ठीक है ना। तो x मैंने मान लिया है, देख लीजिए। अब काट कुट कीजिएगा तो आपका मान 2 आ जाएगा। तो ऊपर 2 दिया हुआ है, तो ये 4 आओ कभी हवेली पर, ठीक है। अब देखिए इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है और पूछेगा ही। पहले आपको बताते हैं कि त्रिभुज ABC में B, एगो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो AB बोल रहा है 20 सेंटीमीटर। प्रश्न देख लीजिए कि ABC में B और C मध्यिकाय है, तो यहाँ पर ये B हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, G, ठीक। प्रश्न के अकॉर्डिंग CF हो गया। तो देख लीजिए चूँकि ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है और ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो समकोण पर काटती है दोनों समकोण। तो यहाँ जहाँ मैंने जी लिखा ये क्या है 90 डिग्री है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, ए बी 20 सेंटीमीटर है, ए सी 15 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई बताना है। तो इस तरह आपका हो जाएगा 5BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आसानी से मान निकल जाएगा। BC का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 BC का मान आ जाएगा 5/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। B आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक आयताकार प्लॉट, ये आयताकार प्लॉट हो गया 36 मीटर और 36, और ये क्या है एगो 28 मीटर चौड़ाई है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई समानांतर दो पथ है, ठीक है। दो पथ है मतलब बीच में रास्ता है, ठीक है। तो आकृति छायांकित जो आकृति है उसका मान निकालना है इसमें। अब बोल रहे हैं कि जिसका क्षेत्रफल इतना 825 वर्ग मीटर है पहले से। वेरी सिंपल, इसका हम क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई आपको मालूम है 28 और गुने 36, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1008 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब बोल रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, तो पहले से आपको दिया हुआ है 825, हमारा क्षेत्रफल आया है तो 825 को घटा देंगे तो हमारा मान नहीं निकल जाएगा 183। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है तो ये फोर आओ कभी हवेली पर, ठीक है, राइट आंसर। चलो अब देखिए इसको बनाते हैं कि यदि साइन 7x बराबर कोस 11x हो तो tan 9x प्लस कोट 9x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है आपको। प्रश्न सिंपल पहले लिख दीजिए कि साइन 7x बराबर कॉस 11x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कॉस फॉर्मूला आप जानते होंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 7x, साइन के बदले साइन 7x के बदले कॉस 90 माइनस 7x लिख सकते हैं, बराबर में कॉस 11x रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए आगे चलिए फिर, तो भाई कॉस से ख़त्म हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा, तो 90 माइनस 7x बराबर 11x बचेगा। अब इसको उल्टा पुल्टा कीजिएगा, ये उधर जाएगा तो 18x, यानी यहाँ लिख देते हैं 18x बराबर 90, तो x का मान आपका 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में 5x का मान आ गया कितना, x का मान 5 डिग्री आ गया, ठीक है। तो मैं बता रहा था इस तरह मान आपका x का मान कितना आ गया 5 डिग्री, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग x का मान 5 डिग्री आ गया। आपसे क्या पूछा है tan 9x, तो tan 9 गुने सॉरी यहाँ 9 होगा, tan 9 गुने 5 प्लस कोट 9 गुने 5, तो tan 45 प्लस कोट 45 का मान आपको मालूम है कितना होता है, सभी को 1 होता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे 1 + 1 बराबर 2। देखिए D4 धोखेबाज लड़की, राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। 25% की कमी के कारण जॉन कितना 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को मूल्य क्या होगा तो आपको x मानना होगा, ठीक है। गेहूं प्रति किलो गेहूं का मूल्य मैंने 100 रुपया मान लिया, और प्रति किलो गेहूं का माल बोल रहा है कि 25% की कमी हो रहा है, तो 100 पर लेकर चलते हैं, यानी 100 माइनस 25 यानी 75% कमी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x गुने 75% कमी, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो सीधे 75% का मान आ जाएगा आपका 3/4, क्योंकि 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 75/100 लिखेंगे तो इतना मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x/4, ठीक, ये हो गया। अब प्रश्न से चलिए आगे। अब प्रश्न से चलेंगे दोस्तों तो आपको मालूम है कि प्रश्न में दिया है कि 600 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 600 और 600 बटा 3x/4
और माइनस 600/x। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आगे हम सॉल्यूशन कर कर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आ जाएगा, फिर से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रश्न से चलेंगे तो 600/3x/4 माइनस 600/x बराबर 5, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो है दोस्तों 800/x और माइनस 600/x आ जाएगा, ठीक है। काट कूट कर ये मान आ गया हमारा। और फिर इसको हम बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यानी 200 एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा और बराबर 5। तो x का मान हमारा आ जाएगा कितना, 40। तो गेहूं का मूल्य 40 रुपया। तो ऑप्शन C4 चीटर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 40 रुपया हो जाएगा। समझ है कि नहीं? फिर से देखिए, प्रति किलो गेहूं बोल रहा है, ठीक है। प्रति किलो गेहूं में 25% की कमी। तो कमी पर भाई 100 पर लेकर चलते हैं तो 75% की कमी। तो 75 को हम 3/4 लेते हैं, ठीक है। चूँकि बोल रहा है 75% की कमी है तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य हम पहले ही x मान लिए हैं, तो हम x गुने 3/4 या इसको हम डायरेक्ट 3x/4 लिख सकते हैं। प्रश्न से बोल रहा है कि 600 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। 600 में प्रति किलो, तो प्रति के लिए हमेशा भाग देते हैं। ये प्रति के लिए पहले 3/x है तो 600/3/4 लिखेंगे ना ऐसे। तो वही मैंने किया है यहाँ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बता देते हैं कि 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम आपका दिया है 2 वर्ष और रेट भी दिया है आपका 11% और निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया है, यानी CI भी आपको दे दिया है आपका 4642 रुपया। तो फार्मूले से देखिए, एगो फार्मूला मैंने बताया था कि CI जब दिया होता है तो एगो फार्मूला होता है P × 1 + R/100 × n⁻⁻1। इसी पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो मान आप वीडियो पे यूज कर मान लिख सकते हैं। मान आपका आ जाएगा, निकालेंगे तो 4400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। पहले आपका मान आ जाएगा P का, ठीक है। P आपका इसमें आ जाएगा, निकालेंगे तो 20,000, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, हम हिंट दे रहे हैं, सॉल्व आप ही को करना होगा परीक्षा में। B की तुलना में A 5 गुना बेहतर कामगार है। तो यहाँ पर A लिख लीजिए, यहाँ पर B, ठीक है। बोल रहा है इसलिए वह एक को पूरा करने में B की तुलना में, बोल रहा है कि B की तुलना में A 5 गुना, यानी B की तुलना में। तो A 5 गुना है और B 1 गुना हो गया, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं। इन लोगों में अंतर कितना हो रहा है, 4 दिन का, ठीक है। चूँकि 4 दिन B की तुलना में 60 दिन, तो भाई भाग देंगे तो कितना, 1 इकाई का हमारा कितना निकलेगा, 15 चौका 60, यानी 1 दिन का हमारा 15 दिन निकल गया, ठीक है। तो ए द्वारा यहाँ 15 और B द्वारा 75। तो इसका LCM मेथड अब लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 75 ही LCM आएगा। अब मान वैसे आसानी से निकाल सकते हैं LCM मेथड के द्वारा। आगे आपको कर दिखा देते हैं ताकि आधा अधूरा ना लगे, ठीक है। तो A + B का आपका मान निकालना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 75 और 5 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मान आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका मान आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आपका 12 दिन। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है किसी स्कूल में, बोल रहा है किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। इनमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं? कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं दोस्तों? तो देखिए, एक तरफ बोल रहा है कि 4 शिक्षक क्या करते हैं, किसी स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं, ठीक। तो मैंने लिख दिया 4 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, G4 गणित हो गया, और 4 शिक्षक भौतिकी। तो इसमें मैंने भाई भौतिकी 4 शिक्षक भौतिकी भी पढ़ाते हैं, और बोल रहा है कि भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। इनमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई आपको टोटल 20 शिक्षक हैं, ठीक है, और 4 शिक्षक बचे कितने, 8। तो 20 में से 8 गया 12,
ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है, 12 देखिए दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपसे पूछा है कि एक पंक्ति में 4 लड़कों तथा 2 लड़कियों को इस प्रकार बैठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा एक साथ रहती हैं, उन्हें कितने विभिन्न तरीकों से बैठाया जाता है। तो दोस्तों 4 लड़के, ठीक, और क्या है, 2 लड़कियां एक पंक्ति में बैठाया जाता है, ठीक है। तो हम टोटल, चूँकि एक इकाई के रूप में मान लीजिएगा, ठीक है, 5 इकाई हुआ। अब तो एगो फैक्टोरियल जानते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है, फैक्टोरियल के मदद से बना दीजिए, ठीक है, सभी को मालूम है। इसको 120 गुने 2 आ जाएगा, इस फॉर्म में आएगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर में धोखेबाज लड़की राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब हम लोग अब हिंदी का प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न है कि सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए, तो सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि पूछा है। ऑप्शन है अनुनासिक, अनुस्वर, संयुक्त व्यंजन या द्वैतो व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, सन्यासी शब्द में आपका जो हो जाएगा, ये देखिए अनुस्वर संधि जो है अशुद्धि है, ठीक है। तो राइट आंसर अनुस्वर संधि हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द बोलेंगे, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अगम्य, ठीक है। अब पहुँचा नहीं, गलत हो जाएगा, भुलाने के लिए दिया है, ठीक है। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य बोलते हैं। आगे आपसे पूछा है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो उसी दिन मैंने बताया था कि ब्राह्मणी हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मणी इसमें आगे दिया होगा, देख लीजिए, दिया हुआ है आपका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर नहीं, सी नंबर का, ठीक है। ये देखिए सी नंबर में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है दोस्तों कि जो प्रतिमान पद में कौन सा समास है, प्रतिमान में। तो देखिए, मैंने बताया था कि जिसका प्रथम बोध संज्ञा का बोध करे और लास्ट में क्या प्रथम पद जैसे हो गया आपका अवयव बताए, अवयव, और अंतिम पद संज्ञा का बताए, उसी को अवयवी भाव समास बोलते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे है कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन होगा। मत्सर का तद्भव शब्द कौन सा होगा। संस्कृत का शब्द होता है मत्सर, मतलब मच्छर, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मछली का पूछता तो मत्स्य बोलते हैं, ठीक है। मित्र का पूछता तो मित्र बोलते हैं, मक्खी का पूछता तो मच्छिका बोलते हैं। आगे देख लीजिए, उसके बाद यह है कि 3 में 13 में इस लोकगीत का क्या अर्थ है। 3 में 13 इस लोकगीत का क्या अर्थ है। देखिए 3 में 13 मतलब नगण्य, ना के बराबर, जहाँ 0 है, ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे देख लीजिए, आगे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची है। अगुआ जो मीडिएटर होता है, सरदारी होता है, शादी वादी कराने वाला, उसको बोलते हैं। सरदार तो होगा नहीं, अग्रणी भी नहीं होगा, मुखिया भी नहीं होगा। अगुआ मतलब धनाढ़ है, यानी इसमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऊपर प्रश्न देखने दीजिए क्या बोला है। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची नहीं है तो अगुआ का सरदार होता ही है, अग्रणी भी होता है, मुखिया होता है, ठीक है ना। धनाढ़ नहीं होता है, धनाढ़ है, ठीक है, ये नहीं होता है दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे होता है कि इनमें से अभियोदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है। अभियोदय पूछा है, अभियोदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है। तो अभि प्लस उदय, ये बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, अभियोदय, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये सही, इसका संधि विच्छेद है। और ये कौन सा संधि है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये कौन सा संधि है। आप कमेंट कर कर बताइएगा ये कौन सा संधि। ऐसे संधि आपको हम बता देते हैं कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप बताइएगा ये कौन सा संधि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसको किस प्रकार का समास कहते हैं। अभी मैंने बताया था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अभी दोस्तों बताया था जिसका प्रथम पद अव्यय हो और बाद का संज्ञा का बोध होता हो उसी को अव्ययी भाव समास बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के
कौन किन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उसके बाद अभिषेक का संधि विच्छेद, तो अभिषेक का संधि विच्छेद पूछा है, तो दोस्तों हार्सिन वाला जो होगा वही होगा, ये नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से अकर्मक क्रिया पूछा है, अकर्मक क्रिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया, कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया, असे अकर्मक, और जिसका कर्म पर पड़े उसको सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऐसे पकड़िएगा। चालक गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो इसका फल समझ लीजिए किस पे पड़ रहा है। माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। भाई यही जो है आपका क्या है, श्याम हंसता है, इस वाक्य में क्या है, अकर्मक क्रिया है, हंसना एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है कि शिवालय में कौन सा समास है, तो दोस्तों शिवालय में आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसी को तत्पुरुष समास बोलते हैं। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो इस वाक्यांश के लिए अपठित हो जाएगा। देखिए ये नंबर में दिया गया है, जो पठित, जैसे आदि ऐतिहासिक, ठीक है, होता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे पढ़ा नहीं, लिखा तो गया लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया। देखिए अनामिका के रचनाकार कौन है, अनामिका के रचनाकार कौन है, तो अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। उसके बाद है कि सुप्त का विलोम पूछा है, तो सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत। क्या हो जाएगा, जागृत। आगे आपसे पूछा है कि भ्रामर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, ये भ्रामर शब्द का तद्भव रूप भौंरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौंरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन है। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण, इसमें क जो है ये अघोष में आएगा। ठीक है, अघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झलकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि आंसू कविता के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू कविता के कवि जयशंकर प्रसाद है। फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं।